वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिंगल्टन इक्वेशंस, या जैसे इसमें पॉइंट बताया, और सेकंड पार्ट में भी यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ये लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो देखो क्या लिखा है एच स्क्वेयर इंटू N1, और सेकंड में लिखा है एच स्क्वेयर इंटू N2। तो ये N1 N2 क्या है? ये N1 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर, क्योंकि जब आप सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस में दो पैरामीटर होते हैं, वो दो पैरामीटर क्या, u और v। जैसे आपको बताया कि जब आप r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो r को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको बताया r1, तो सफिक्स 1 कंसिडर करते हैं, ये से RU भी लिखा जा सकता है। और सेकंड क्या बताया था कि जब आप r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे, मीन्स सेकंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर अप्लाई करेंगे, तो r को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कौन सा सफिक्स अप्लाई करते हैं, कंसिडर करते हैं 2, या इसे RV भी लिखा जा सकता है। ऐसे इसमें बताया विंगल्टन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है N1 N2, तो N1 का मीनिंग है कि n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि जब आप फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर अप्लाई करेंगे तो सफिक्स 1 कंसिडर करते हैं। इन द सेम वे अगर आप N2 की बात कर रहे हैं तो N2 मीन्स कैपिटल N का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 है, तो 2 सफिक्स जो वो v सेकंड पैरामीटर के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आप n का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे तो n को कैसे कंसिडर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा सफिक्स अप्लाई करते हैं, 2 अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, ये क्लियर पता होना चाहिए। तो विंगल्टन इक्वेशन में आपको पता लग रहा है ये, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन चेक करेंगे तो इसमें इसके अकॉर्डिंग n1 को मीन्स n के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। और सेकंड इक्वेशन भी आप चेक करेंगे तो इसमें N2 के डेरिवेटिव को मीन्स N2 मीन्स डेरिवेटिव को n के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखो सेकंड में भी एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। लेफ्ट हैंड साइड में N1 का और N2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, h, तो h तो आपको पता है ये स्केलर है, और R1 और R2 के कोफिशिएंट ये भी क्या स्केलर है, ये R1 R2 क्या है, ये वेक्टर, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सिंपल है, विंगल्टन इक्वेशन में n के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ बोथ वेक्टर R1 एंड R2। तो इस पॉइंट को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज़ द ये N1 और N2 की जो वैल्यू है, दिस इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो ये जो वैल्यू लिखी है राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में, ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म है ये, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करो चाहे आप सेकंड इक्वेशन की बात करो। एक और पॉइंट इसमें, तो चलो आपको ये पॉइंट बता दिया, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में R1 का कोफिशिएंट चेक करो और सेकंड इक्वेशन में R1 का कोफिशिएंट चेक करेंगे ना, और R2 का भी कोफिशिएंट चेक करेंगे, तो ये कोफिशिएंट में क्या लिखा है, L M N और E F E F G मीन्स फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट। ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में ये 3 क्वांटिटीज़ आती हैं EFG, और LMN जो ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में 3 क्वांटिटीज़ ये। तो ये जो R1 और R1 के 2 के जो कोफिशिएंट लिखे हैं, इसमें दो कोफिशिएंट की प्रोडक्ट है, दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट है, और ये सारी प्रोडक्ट ऑर्डर में है। जैसे अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन का पता मींस R1 का कोफिशिएंट पता, तो आप सेकंड इक्वेशन में R1 का कोफिशिएंट लिख सकते हैं अभी। ऐसे अगर आपको R2 का कोफिशिएंट पता फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप सेकंड इक्वेशन के लिए R2 का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट चेक करेंगे, R1 का कोफिशिएंट FM लिखा है अभी, ये ध्यान रखना, साइक्लिक ऑर्डर में चेक करना, FM है, और यहाँ क्या लिखा है, ये F सेम है, M के बाद N, बिल्कुल देखो ऑर्डर में M के बाद N आ रहा है, ये GL है, ये G लिखा है सेम है, और यहाँ L के बाद M, देखो L के बाद M, तो ये ऑर्डर में है सारा।
ऐसे आप R2 का कोफिशिएंट भी चेक कर सकते हैं, ये F है और L के बाद M, E और M के बाद M, ये देखो। तो ऐसे भी आप ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है तो सेकंड इक्वेशन को कैसे डिफाइन करना, लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना, तो ये पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, जैसे यहाँ n की बात की कि n के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, तो ये n है क्या, ये तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये n जो है, इस n का मीनिंग क्या, दिस n इज़ अ सरफेस नॉर्मल, दिस n इज़ कॉल्ड सरफेस नॉर्मल। सरफेस नॉर्मल मीन्स यूनिट नॉर्मल, दिस इज़ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस कैपिटल N, ये आपको पहले बताया, दिस इज़ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द गिवन सरफेस। सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, ये आपको पहले बताया, ये उस पॉइंट पर ये वेक्टर जो है कैपिटल N क्या, ये नॉर्मल है ऑन द गिवन सरफेस। और सरफेस की रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही है, सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये आपको पता है। तो इन दोनों इक्वेशन को मीन्स विंगल्टन इक्वेशन कैसे प्रूव करनी है, तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकली पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको पता सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सपोज जैसे मैंने सबसे पहले सरफेस कंसिडर किया, सारा सरफेस ही है, सपोज दिस इज़ अ सरफेस। सरफेस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको ऑलरेडी बताया कि this is the parametric representation of surface in which u and b are called independent parameter or independent variable। सरफेस से पता लग रहा आपको कि सरफेस में दो पैरामीटर है, इसका मतलब सरफेस में कितने कर्व ड्रॉ करोगे आप, दो कर्व ड्रॉ करोगे। सपोज ये देखो, ये दो कर्व है, सपोज ये फर्स्ट कर्व, सपोज दिस इज फर्स्ट कर्व, यू कर्व, फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर यू है, तो फर्स्ट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेकंड कर्व, सेकंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर बी है, तो ये वी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये पॉइंट पी है, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे मैंने पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर दिया। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करूं, 3 डायमेंशन में बात करूं, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड जो है सर, क्योंकि सरफेस में आपको पता है ये दो ही पैरामीटर, तो एक्स बाई जेड जो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यू बी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब सरफेस में कितने पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर हैं, वो दो पैरामीटर आपको पहले बता दिए। और यू बी जो किसका कंपोनेंट होता है, पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर को ये भी बता दिया आपको, ये लिखा सामने, पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो यू बी जो वो किसके कंपोनेंट है, आर के कंपोनेंट है। अब जैसे सरफेस के ऊपर कितने कर्व है, दो कर्व हैं, तो इन दो कर्व के विद रिस्पेक्ट टू कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सपोज ये फर्स्ट टेंजेंट है और ये सपोज सेकेंड टेंजेंट है। इन टेंजेंट के अकॉर्डिंग आप दो वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। वो दो वेक्टर कौन से, जैसे सपोज अगर आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, सरफेस की रिप्रेजेंटेशन पता, जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R1 से, ये पहले बता दिया है, ठीक है। तो सपोज मैंने फर्स्ट वेक्टर को या फर्स्ट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, R1 से रिप्रेजेंट किया, और सेकंड वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R2। जैसे फर्स्ट टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया, मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया, और सेकंड लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया, R2 से रिप्रेजेंट किया। और इस सरफेस को, ये आपको पॉइंट पहले बताएं, इस सरफेस पर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर ये क्या है, दिस इज़ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, ये वो कैपिटल एन से। तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बताएं। एंड दिस यूनिट वेक्टर, दिस एन इज बी परपेंडिकुलर टू बोथ R1 एंड R2, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बताएं कि ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, ये R1 और R2 पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि R1 R2 जो वो सरफेस में लाई कर रहे हैं, उसी सरफेस में एन भी लाई कर रहा है। दिस मीन्स दैट दिस नॉर्मल, because we know that normal is maybe called नॉर्मल को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एन जो वो R1 R2 पर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता ही है एन डॉट R1, दिस मीन्स दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन फॉर दीज टू वेक्टर becomes 0, एन डॉट R1 इज 0, एन डॉट R2 इज 0, ये आपको ऑलरेडी पता है।
तो सबसे पहले क्या किया, सरफेस कंसिडर किया, तो मैं पॉइंट लिखता हूँ इसे, लेट अस कंसिडर अ सरफेस के कंसिडर किया, r इज़ इक्वल टू r ऑफ u कॉमा b, u दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस। अब सरफेस में क्या, क्योंकि डेरिवेटिव किसका फाइंड करना, विंगल्टन इक्वेशन में n का डेरिवेटिव फाइंड करना, तो n की बात करते हैं। और n के बारे में आपको पता ऑलरेडी, n क्या, दिस इज़ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। कैसा वेक्टर है, यूनिट। तो जब सपोज जैसे आपको बताया कि n यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की लेंथ कैसी होगी, यूनिट मीन 1, तो लेंथ कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। n की लेंथ कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा जी, n की लेंथ अगर कांस्टेंट है और यूनिट है तो वैल्यू 1 आएगी, तो मैं ये लिख रहा हूँ पॉइंट ए। लेकिन जब आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, n का मैग्नीट्यूड कितना, 1। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट n स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1। n स्क्वायर मीन्स n को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ क्या होगी, क्योंकि ये क्या वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो डॉट वेक्टर के बीच या तो डॉट प्रोडक्ट होगी या क्रॉस प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगी, n डॉट n इज़ 1। n का क्या फाइंड करना, डेरिवेटिव फाइंड करना। अभी n का क्या फाइंड करना, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, चेक करते हैं इसे। सपोज जैसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इसे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितने हैं, 2 हैं, u और b, क्योंकि सरफेस में 2 ही पैरामीटर होते हैं, तो इन दोनों पैरामीटर को अप्लाई करते हैं 1 बाई 1, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से। तो मैं इसे नंबर 1 लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट 1 partially with respect to u and v भी है। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u n डॉट n, और राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट फार्मूला n डॉट कर्ल n ओवर कर्ल u प्लस, क्योंकि ये तो सेम ही है, कर्ल u इज़ 0, सेम है। अच्छा इसे सॉल्व कर लेते हैं, n डॉट n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये पहले बता दिया, इसे आपने कैसे रिप्रेजेंट करना, लिखना कैसे है, n1, क्योंकि जब आप फर्स्ट पैरामीटर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ फिक्स 1 कंसिडर करना, तो ये सेम है। और इसे सॉल्व करेंगे क्या है, 2 इंटू n डॉट n1 इज़ 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n डॉट n1 इज़ 0। एंड सिमिलरली अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, n डॉट n2 इज़ 0, तो ये आप फाइंड कर सकते हो, तो मैं ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वी गेट n डॉट n2 इज़ 0, तो देखो क्या रिजल्ट आया, क्योंकि यहाँ फाइंड करना विंगल्टन इक्वेशन में n का डेरिवेटिव फाइंड करना, तो जैसे यहाँ डेरिवेटिव फाइंड किया, दोनों पैरामीटर अप्लाई किए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई किए, तो ये 2 रिजल्ट आए, और इन 2 रिजल्ट के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट जो वो क्या आ रही है, 0। दिस मीन्स दैट, क्योंकि डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, n का क्या फाइंड करना, डेरिवेटिव, तो इन दोनों रिजल्ट के अकॉर्डिंग n1, अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करूँ तो n डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब n1 जो है वो n पर क्या परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो n1 जो वो n पर क्या, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना इसमें पॉइंट ये, n1 जो वो n पर परपेंडिकुलर है, n मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सरफेस के ऊपर ये जो वेक्टर कंसिडर किया है, जैसे यूनिट बताया आपको, इस यूनिट वेक्टर पर n1 क्या, n का डेरिवेटिव क्या, परपेंडिकुलर है। और सेकंड रिजल्ट चेक करेंगे तो इसमें भी वो सेम पॉइंट है, n2 भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, n के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं ये दोनों वेक्टर जो वो यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ। ये देखो सपोज ये n1 और ये क्या, ये आ गया n2, तो सिंपल है पॉइंट ये। दीज टू वेक्टर, देखो जिस सरफेस में R1, जिस सरफेस में जो बेसिक वेक्टर हैं, बेस वेक्टर हैं R1 R2, उसी सरफेस में n1, उसी सरफेस में यूनिट नॉर्मल का डेरिवेटिव भी लाई कर रहा है। जिस सरफेस में R1 R2 लाई कर रहे हैं उसी सरफेस में n1 और n2 भी लाई कर रहा है। तो हमारे पास देखो 4 एक्सप्रेशन है,
4 एक्सप्रेशन है, वो 4 एक्सप्रेशन 4 रिजल्ट क्या आए, एक रिजल्ट तो आपको ये बता दिया था पहले और एक रिजल्ट ये है, मतलब 2 रिजल्ट ये और 2 रिजल्ट ये। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कंसिडर करूँगा और इसे सॉल्व करूँगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँगा। ध्यान रखना फाइंड क्या करना आपने, ये मैंने पहले बता दिया n1 और n2 को एक्सप्रेस करना मींस n के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करना r1 और r2 के लीनियर कम्बिनेशन में। तो ये लीनियर कम्बिनेशन का टॉपिक भी लोअर क्लासेस में ये। तो चलो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ। जैसे सपोज़ अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, कि n1 को एक्सप्रेस करना r1 और r2 के लीनियर कम्बिनेशन में, तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है। ये देखो n1 को एक्सप्रेस करना एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ r1 r2, तो कैसे लिखेंगे, a इंटू r1 प्लस b इंटू r2। ये देखो दिस इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ r1 r2 इन विच a एंड b ये कैसी वैल्यू, दीज आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, विच इज़ टू बी डिटरमिन, जिन कांस्टेंट की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो ये आगे पॉइंट लिखते हैं। इसे सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड करूँगा, क्योंकि जिन वैल्यू का मैं ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले मैं वो वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या पॉइंट बताया, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ 0। तो सबसे पहले मैं ये पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। n डॉट r1 इज़ 0, n डॉट r1 इज़ 0, और ये मैं साइड में दूसरा भी लिख रहा हूँ, n डॉट r2 इज़ 0। इन दोनों एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, मैं इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और सरफेस में 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या, u और v। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू u, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u पार्शली v गेट। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u है, तो क्या आएगा, कर्ल ओवर कर्ल u ऑफ n डॉट r1, राइट हैंड साइड 0, तो 0 का डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, n डॉट r11, क्योंकि r1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो u के केस में जब आप u अप्लाई करते हैं तो सफिक्स 1 कंसिडर करते हैं, तो 1 आएगा, प्लस n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u n1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। और ये आपको पता है n डॉट r11 ये वैल्यू किसकी होती है, ये कैपिटल L सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट है, ये आपको पहले बताया ये, प्लस n1 डॉट r1 इज़ 0, और यहाँ से आपको कैपिटल L या n1 डॉट r1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो n1 डॉट r1 की वैल्यू क्या आई, -L। ये देखो फर्स्ट वैल्यू आ गई। सबसे पहले मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू u के बाद फिर मैं सेकंड पैरामीटर अप्लाई करूँगा, तो मैं यहीं ऐड कर रहा हूँ इसे v सेकंड भी, तो ये मैं सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू v। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n डॉट v अप्लाई कर रहे हैं, r2 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि v अप्लाई कर रहे हैं r1 पर, u पर v अप्लाई कर रहे हैं, तो r2 1 भी लिख सकते हैं, r1 2 भी लिख सकते हैं, प्लस n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n2 डॉट r1 इज़ 0। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू किसकी होती है, ये आपको पता, कैपिटल M प्लस n2 डॉट r1 इज़ 0, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -M आएगी। सिमिलरली आप सेकंड एक्सप्रेशन को भी ऐसे सॉल्व करना, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, v पार्शली भी गेट। सबसे पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो u अप्लाई कर रहे हैं तो आएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, n डॉट r12 प्लस n का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि u अप्लाई कर रहे हैं, n1 डॉट r2 इज़ 0, और n डॉट क्योंकि ये किसका रिजॉल्व पार्ट है, r12 का, तो ये आपको बताया कि इस डॉट प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, प्लस n1 डॉट r2 इज़ 0, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट n1 डॉट r2 की वैल्यू क्या आई, -m। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू u के बाद v अप्लाई करते हैं,
ये देखो v अप्लाई कर रहे हैं, n डॉट r2 इज़ राइट हैंड साइड 0 तो 0 का डेरिवेटिव 0 है। अगेन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, r2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v तो क्या आएगा r2 2, तो ये आपको पता डबल डेरिवेटिव हो जाएगा r का, प्लस n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n2 डॉट r2 इज़ 0। प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये आपको पता है ये रिजॉल्व पार्ट किस वेक्टर का, r2 2 का, तो इस डॉट प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और ये सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट है, प्लस n2 डॉट r2 इज़ 0, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, n2 डॉट r2 क्या आएगा माइनस n। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ये आपको बताया फर्स्ट पार्ट कंसिडर की था। अब देखो जो मैंने वैल्यू फाइंड की थी, सॉल्व किया था गिवन के अकॉर्डिंग, n को डिफाइन किया था कि n क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ कैसे होगी, कांस्टेंट, तो इसे सॉल्व किया, डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू u एंड v फाइंड किया। तो देखो दो रिजल्ट क्या है वो, n डॉट n1 इज़ 0, n डॉट n2 इज़ 0। तो मैं ये नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट लिख रहा हूँ, ये n डॉट n1 इज़ 0 और दूसरा क्या है n डॉट n2 इज़ 0। तो इससे मैं नंबर ये 1 लिखा है, मैं इसे सेकंड नंबर लिख रहा हूँ इसे। अब देखो फाइंड क्या करना आपने, तो ये आपको पहले बता दिया मैंने कि सबसे पहले फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन प्रूव करेंगे, तो इसमें n के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2 मीन्स एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ r1 एंड r2, मीन्स n1 को आप एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ r1 r2 कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये आपको पहले बता दिया। तो ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। नाउ n1 इज़ इक्वल टू a इंटू r1 प्लस b इंटू r2, इसे नंबर 3 लिखा, सच दैट a कॉमा b आर कॉन्स्टेंट, a b क्या ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, विच इज़ टू बी डिटरमिन्ड, विच इज़ टू बी डिटरमिन्ड। ये a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की अगर आपको वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन भी, फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन भी देखो प्रूव हो जाएगी। और ये ए और बी इन दोनों अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, ए और बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास ये जो थर्ड एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद r1 एंड r2। किसके साथ फाइंड करेंगे, बोथ वेक्टर, वो दो वेक्टर कौन से, r1 एंड r2। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ कि टेकिंग डॉट, डॉट को क्या बोलते हैं, स्केलर भी बोलते हैं, टेकिंग डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 विद r1 एंड विद वेक्टर r1 कॉमा r2 भी है। सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ थर्ड की r1 के साथ, तो ये लिख रहा हूँ आगे, r1 के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। n1 डॉट r1 दिस इज इक्वल टू ar1 प्लस br2 डॉट r1। सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको पता r1 r2 वेक्टर हैं ये, तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के बीच होगी a इंटू r1 डॉट r1 प्लस b इंटू r2 डॉट r1, वैल्यू आई n1 डॉट r1। n1 डॉट r1 ये वैल्यू देखो अभी फाइंड की, ये देखो आप चेक कर सकते हैं, n1 डॉट r1 की वैल्यू क्या, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, माइनस कैपिटल, तो ये आ गया माइनस l, दिस इज इक्वल टू a। और ये आपको पता है ये r1 डॉट r1 मीन्स इसे r1 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b r2 डॉट r1 या इसे r1 डॉट r2 भी लिख सकते हैं, माइनस l इज़ r1 स्क्वायर वैल्यू किसकी होती है, ये आपको पता भी, कहाँ बताया आपको, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में बताया, इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और r1 डॉट r2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से रिप्रेजेंट करते हैं अभी। देयरफॉर ए ई प्लस, ये देखो ए बी में एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ए ई प्लस बी एफ, दिस इज इक्वल टू क्या, वैल्यू आई माइनस एल।
तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख रहा हूँ, नंबर 4, थर्ड या 4 आया। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इस थर्ड एक्सप्रेशन की डॉट प्रोडक्ट फाइंड की फर्स्ट वेक्टर के साथ। फर्स्ट वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर r1। अब मैं नेक्स्ट r2 के साथ फाइंड करूँगा। n1 डॉट r2, n1 डॉट r2, लेफ्ट हैंड साइड की भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड की भी। तो मैं फर्स्ट लेफ्ट के बाद राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, a r1 प्लस b r2 डॉट r2। n1 डॉट r2 दिस इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के बीच होगी, r1 डॉट r2 प्लस b इंटू r2 डॉट r2। n1 डॉट r2 दिस इज इक्वल टू r1 डॉट r2 प्लस b r2 डॉट r2, सेम वेक्टर है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर। n1 डॉट r2 लिखा है तो देखो ये वैल्यू भी फाइंड की है, n1 डॉट r2, n1 डॉट r2, n1 डॉट r2 की वैल्यू क्या है, ये -m, माइनस m ये वैल्यू है -m। a इंटू r1 डॉट r2 कैपिटल F है, और r2 स्क्वायर ये g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में बताया। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ए बी में AF प्लस BG की वैल्यू क्या आई, -m। तो इसे 4 लिखा फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसे नंबर 5। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और ए बी फाइंड करते हैं भी। तो 4 और 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग, सॉल्व कर रहे हैं इसे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a ओवर b ओवर -1 ओवर, तो a के नीचे क्या आएगा, b और कांस्टेंट टर्म आएगी, तो b का कोफिशिएंट है fg और कांस्टेंट टर्म है -l -m, b ओवर क्या आएगा -l, b के आगे टर्म है कांस्टेंट -l -m, और b के पीछे कौन सी टर्म है, a, और a वाली टर्म है तो a का कोफिशिएंट है f, और ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट से पहले कौन सा, पहले AF उसके बाद B, तो A का कोफिशिएंट है EF और B का कोफिशिएंट है FG। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, A ओवर मल्टीप्लाई करते हैं -FM बिकॉज ऑफ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा GL B ओवर मल्टीप्लाई किया -FL प्लस EM बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, तो ये प्लस हो जाएगा -1 ओवर EG माइनस F स्क्वायर, EG माइनस F स्क्वायर। तो यहाँ से आप A भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं A फाइंड कर रहा हूँ, A ओवर -FM प्लस GL दिस इज इक्वल टू -1 ओवर EG माइनस F स्क्वायर। फिर उसके बाद B फाइंड करेंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म कांस्टेंट टर्म के बराबर, और सेकंड पार्ट में सेकंड टर्म को भी आप किसके बराबर लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के बराबर लिखेंगे, EG माइनस F स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इस स्टेप को आगे। A ओवर फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन कॉमन, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन बिकॉज ऑफ माइनस साइन कॉमन, FM माइनस GL माइनस कॉमन लिया, -1 ओवर EG माइनस F स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से A की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई EG माइनस F स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई FM माइनस GL, और यहाँ से देखो A की वैल्यू क्या आई, FM माइनस GL ओवर EG माइनस F स्क्वायर। ये तो आ गया फर्स्ट कांस्टेंट, और सेकंड कांस्टेंट यहाँ से फाइंड करेंगे। वही सेम प्रोसेस है, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन इन डिनोमिनेटर, माइनस कॉमन लिया, माइनस से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -1 ओवर EG माइनस F स्क्वायर, माइनस कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो B की वैल्यू क्या आएगी,
एफ एल माइनस ई एम ओवर ई जी माइनस एफ स्क्वेयर। और ये आपको पता क्या पता, ई जी माइनस एफ स्क्वेयर, ई जी माइनस एफ स्क्वेयर आपको पता रिलेशन बताया आपको। ई जी माइनस एफ स्क्वेयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एच स्क्वेयर से। एच स्क्वेयर की वैल्यू है ये, तो अगर मैं वैल्यू अप्लाई करूँ तो ए की फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, एफ एम माइनस जी एल ओवर एच स्क्वेयर, और बी की वैल्यू क्या आएगी, एफ एल माइनस ई एम ओवर ई जी माइनस, नॉट ई जी माइनस एफ स्क्वेयर, ई जी माइनस एफ स्क्वेयर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच स्क्वेयर से। तो देखो ए बी की वैल्यू आ गई। अब ये जो कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आई, ये वैल्यू कहाँ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। देयरफॉर 3 इम्प्लाइज, देयरफॉर 3 इम्प्लाइज। तो देखो थर्ड इक्वेशन ये लिखी है। थर्ड इक्वेशन क्या, N1 इज इक्वल टू A इंटू R1 प्लस B इंटू R2। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू है एफ एम माइनस जी एल ओवर एच स्क्वेयर इंटू R1 प्लस B, और B की वैल्यू क्या, एफ एल माइनस ई एम ओवर एच स्क्वेयर इंटू R2। सॉल्व करते हैं, इसे ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एच स्क्वेयर आएगा न्यूमिनेटर में, एफ एम माइनस जी एल इंटू R1 प्लस एफ एल माइनस ई एम इंटू R2। ये वैल्यू आ गई N1। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वेयर इंटू N1 इज़ इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगी वैल्यू, एफ एम माइनस जी एल इंटू R1 प्लस एफ एल माइनस ई एम इंटू R2। दिस इज़ द फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन। ये देखो आप चेक कर सकते हैं, एच स्क्वेयर N1, एच स्क्वेयर N1, एफ एम माइनस जी एल इंटू R1, एफ एम माइनस जी एल इंटू R1 प्लस एफ एल, ये प्लस एफ एल माइनस ई एम, एफ एल माइनस ई एम इंटू R2। दिस इज़ द फर्स्ट विंगल्टन equation which is in the form of R1 and R2 means as a linear means। सबसे पहले क्या किया आपने, N1 को एक्सप्रेस किया, N के डेरिवेटिव को, सरफेस नॉर्मल के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस किया एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे यहाँ एक पॉइंट बताया कि इस एक्सप्रेशन में आपको बताया कि N1 और N2 जो N का डेरिवेटिव जो वो N पर क्या ये परपेंडिकुलर है। क्या पॉइंट यहाँ बताया कि N का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, दिस ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव N का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U है, ये विद रिस्पेक्ट टू V है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ N इज़ अ परपेंडिकुलर, first derivative of N is perpendicular to surface normal. This means that this is tangential to the surface. This means that both are tangential to the surface. तो important point है ये। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करेंगे, N2 को एक्सप्रेस करेंगे, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में सेकंड विंगल्टन इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो सेकंड विंगल्टन इक्वेशन में N के डेरिवेटिव को, ये N का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर N2 है ना ये, तो N2 को एक्सप्रेस करना एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वही सेम R1 एंड R2। तो ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, सिंपल आगे। नाउ तो देखो ये लिखा कि N2 इज़ इक्वल टू एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे N1 के बारे में पता है वैसे N2 के बारे में। तो जब मैंने N1 को एक्सप्रेस किया था एज लीनियर कॉम्बिनेशन तो कांस्टेंट A भी लिखा था, तो इसमें डिफरेंट लिख कंसिडर करते हैं, C और D कंसिडर कर लिए, C इंटू R1 प्लस D इंटू R2। और इससे मैं इक्वेशन नंबर 4, 5, ये जो फर्स्ट विंगल्टन इक्वेशन आई है इसे नंबर मैं 6 लिख रहा हूँ, तो इसे नंबर मैं 7 लिख रहा हूँ, ये नंबर 7। और वही सेम प्रोसेस है सच दैट C, D आर कांस्टेंट, ये दोनों क्या कांस्टेंट्स हैं, विच इज़ टू बी डिटरमिन्ड, विच इज़ टू बी डिटरमिन्ड। तो C और D जैसे A B की वैल्यू फाइंड की, वही सेम प्रोसीजर सेम ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 7 विद R1 एंड R2।
ये 7 की क्या फाइंड करनी, वही सेम प्रोसेस, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, दो वेक्टर हैं R1 और R2। तो सबसे पहले मैं 7 की डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट वेक्टर के साथ, तो ये लिखा N2 डॉट R1 के साथ CR1 प्लस DR2 डॉट R1, R1 के साथ डॉट प्रोडक्ट CR1 डॉट R1 प्लस DR2 इंटू R2 डॉट R1। ये आपको पता भी, ये पहले बता दिया। N2 डॉट R1, ये देखो N2 डॉट R1, तो इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, -m, तो ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड -m, दिस इज इक्वल टू C, ये R1 स्क्वेयर है, और R1 स्क्वेयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, प्लस D R2 डॉट R1 या R1 डॉट R2 से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो CE प्लस DF मतलब CD में ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो इसे ये 7 लिखा है ना, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इसे 7, तो इसे नंबर 8 लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, डॉट प्रोडक्ट फाइंड की इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट वेक्टर के साथ R1 के साथ। अब नेक्स्ट R2, तो ये लिख रहा हूँ साइड में N2 डॉट R2 दिस इज इक्वल टू CR1 प्लस DR2 डॉट R2। C डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं R1 डॉट R2 प्लस DR2 डॉट R2, तो ये है N2 डॉट R2 की वैल्यू। तो ये देखो ये फाइंड की वैल्यू पहले बताया आपको N2 डॉट R2, तो इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, -n, तो ये लिखा मैं लेफ्ट हैंड साइड -n, और ये R1 डॉट R2, तो R1 डॉट R2 तो आपको पहले बताया R1 डॉट R2 या R2 डॉट R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस D और R2 स्क्वेयर, R2 डॉट R2 स्क्वेयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तो देखो ये सेकंड, इस CD में सेकंड इक्वेशन आई CF प्लस DG दिस इज इक्वल टू -n, तो इसे 8 लिखा था, तो इसे 9 लिखा। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 8 और 9 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर C एंड D, C और D फाइंड करना। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ सबसे पहले 8 CE प्लस DF दिस इज इक्वल टू -m, इक्वेशन नंबर 8 है। और इक्वेशन नंबर 9 है CF प्लस DG दिस इज इक्वल टू -n, ये इक्वेशन नंबर 9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से C और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, C ओवर D ओवर -1 ओवर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड है तो -1 लिख रहे हैं, अगर लेफ्ट में लिखी होती तो +1 लिखना, ये आपको पता भी। C ओवर क्या आएगा, सिंपल है, D का कोफिशिएंट है FG और कांस्टेंट टर्म -m-n, D ओवर क्या आएगा, D के आगे कांस्टेंट टर्म -m-n, और D से पहले टर्म है C वाली, तो C का कोफिशिएंट है EF, और कांस्टेंट टर्म -1 कांस्टेंट टर्म है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म मीन्स आएगा EF, और D का कोफिशिएंट है FG। तो इसे सॉल्व करते हैं, C ओवर मल्टीप्लाई करते हैं -FN बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, प्लस आएगा GM, दिस इज इक्वल टू D ओवर मल्टीप्लाई किया -FM बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, प्लस आएगा EN लिख दो या NE लिख दो, -1 ओवर EG माइनस F स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप C और D की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट C वाली टर्म को इसके बराबर लिखूँगा, कांस्टेंट टर्म थर्ड टर्म के बराबर, कांस्टेंट टर्म -1 ओवर EG माइनस F स्क्वेयर, और सेकंड टर्म को भी किसके बराबर लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के बराबर लिखेंगे, -1 ओवर EG माइनस F स्क्वेयर। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं, यहीं आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना हो EG माइनस F स्क्वेयर को इसे H स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पहले पता है ये।
तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एच स्क्वायर लिखना तो क्या आएगा यहाँ पर -1/h², यहाँ क्या आएगा -1/h², ये एच स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन लेना, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा विंगल्टन इक्वेशन में वो प्रूव करने के लिए। सेकंड पार्ट को -1/h² माइनस कैंसिल और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, fn - gm ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, ये वैल्यू आएगी। और सेकंड पार्ट भी वो सेम ही है, फर्स्ट टर्म में माइनस कॉमन, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा fm - en और राइट हैंड साइड -1/h², नेगेटिव साइन कैंसिल और यहाँ से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो d की वैल्यू क्या आएगी fm - en ओवर h²। ये देखो दोनों कांस्टेंट आ गए। अब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ अप्लाई करेंगे, ये देखो ये लिखा आगे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, n2 की वैल्यू लिखी है, नंबर 7 लिखा है 7 में, देयरफॉर 7 implies तो 7 क्या n2 इज c इंटू r1 प्लस d इंटू r2। तो c की वैल्यू क्या आई fn - gm ओवर h² इंटू r1 और d की वैल्यू क्या fm - en ओवर h² इंटू r2। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा h², डिनोमिनेटर क्या आएगा fn - gm इंटू r1, fm - en इंटू r2। तो ये वैल्यू आई n के सेकेंड डेरिवेटिव की ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा h² इंटू n2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन fn - gm इंटू r1 प्लस fm - en इंटू r2। इसे मैंने नंबर लिखा 8, 9, 10। ये देखो दिस इज कॉल्ड विंगल्टन सेकंड इक्वेशन। चेक कर सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो h² n2 fn - gm इंटू r1 प्लस fm - en इंटू r2। तो ये कौन सी इक्वेशन फाइंड की आपने, ये विंगल्टन की सेकंड इक्वेशन फाइंड की। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बताया कि n के डेरिवेटिव को सरफेस नॉर्मल के डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करना एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ r1 r2, और सेकंड इक्वेशन में क्या बताया कि n के सरफेस नॉर्मल के डेरिवेटिव को, ये फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और सेकंड इक्वेशन में सरफेस नॉर्मल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर है v। फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर u है और सेकंड क्या v है। तो जब आप u अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो n को n1 से रिप्रेजेंट करना, और जब आप n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे तो n को आप कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंट करके n2 से। तो सिंपल इक्वेशन है।